नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपन स्टैटिक्स की एक श्रृंखला चला रहे हैं और उस श्रृंखला को दोस्तों अपन पूरा करके ही रुकने वाले हैं। आप भी हमारे साथ बने रहे। उस श्रृंखला में दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने समांतर माध्य पूरा किया, मध्य का पूरा किया और बहुलक को भी दोस्तों अपने पूरा किया। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि जो बहुलक है, मध्य का है और समांतर माध्य, इन तीनों में कैसा संबंध है। इन संबंध को दोस्तों अपन करते हैं। इसके क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपना मतलब कि जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो अपने उन मार्क्स है, अपने मार्क्स कटने नहीं चाहिए। अपना क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए, अपना प्रयास यही है। तो दोस्तों आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए और आराम से कॉपी नोटबुक तैयार रखिए। आराम से मस्त होके करेंगे, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है आराम से। और चैप्टर सिलेबस की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, अपन है, आप तो आराम से उतारो। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा दोस्तों, आपको रटने का वो से कुछ लगेगा ही नहीं। आपको जो पढ़ाई होती है ना, जो पढ़ना होता है, जो आपका जो अध्ययन होता है, उसको दोस्तों मैं एकदम सरल करने वाला हूँ। आपको टेंशन मत करो। आप सभी ने देख भी लिया होगा, मेरे वीडियो बराबर आ रहे हैं और आपको पता भी चल गया होगा। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे माध्यों का पारस्परिक संबंध। तो दोस्तों आप सभी हेडलाइन डाले आज के लिए, माध्यों का पारस्परिक संबंध। ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको धीरे धीरे कुछ लगने लगा कि वास्तव में यार अपने को भी आने लग गया माध्यों का पारस्परिक संबंध। किस किस का संबंध देखेंगे दोस्तों? अपन देखेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनमें तीनों में दोस्तों अपने संबंध देखने वाले हैं। वैसे तो संबंध मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था, z बराबर 3a - 2x बार, लेकिन दोस्तों उसका भी अपन थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा चित्रों का भी थोड़ा अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप फटाफट अपने पर नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ मैं समझा दूंगा। भाई जहाँ थ्योरी आएगी तो दोस्तों वहाँ समझाने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहे हैं जो वास्तव सीरियस है। मैंने पहले बताया है, हम खुद सीरियस है और सीरियस के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। उनका सिलेक्शन हो, हम टाइम पास के लिए न तो बने हैं न किसी का टाइम पास करते हैं। अपन बात करते केवल मैटर की। टाइम पास तो वो करते हैं जिनके पास मैटर नहीं हो। अपने पास तो इतना मैटर है, टाइम ही नहीं है अपने पास, तो सीधी सी बात ये है। तो दोस्तों उतारो। दोस्तों अपन बात करें सममित आवर्ती बंटन की, आज बात करेंगे। सममित नाम कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा होगा आपको, मैं समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सममित आवर्ती बंटन, सममित आवर्ती बंटन की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं। सममित आवर्ती बंटन की अपन बात कर रहे हैं। चलो दोस्तों, अब दोस्तों मैं इसमें आगे बताता हूँ। दोस्तों इंग्लिश में भी लिखना चाहेंगे कोई बंदा तो लिख लो दोस्तों, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो दोस्तों, लिखना चाहो तो। डिस्ट्रीब्यूशन BU है दोस्तों, ये BUTI है ना। SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित आवर्ती बटन। दोनों ही नाम ऐसे है, आप तो कोई सा याद कर लो, यही कर लो। आप सोचो सर इंग्लिश में कुछ ला दो तो थोड़ा इजी हो जाए। तो दोस्तों सममित आवर्ती बंटन, दोस्तों इस माध्य में समवर्ती आवर्ती बंटन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं। तीनों बराबर, अब आप तो बस वही बात क्यों वाली बात आ जाती है। अपन तो कोई चीज़ बराबर होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, तो भाई होती क्यों है उसका भी अपन रीजन तो अपन लाते ही है। ऐसे तो अपन आते ही नहीं है अधूरे, तो इसका भी बता देंगे दोस्तों। तो सममित आवर्ती बंटन, इस बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं। तो दोस्तों अपन नोट्स के रूप में एक लैंग्वेज लिख लेते हैं दोस्तों। इस बंटन में लिखेंगे दोस्तों, इस बंटन में समांतर माध्य x बार बराबर m बराबर बहुलक z होता है। इन तीनों में दोस्तों क्या होता है, सममित आवर्ती बंटन होता है। इनमें ये तीनों बराबर होते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, अब आगे और पढ़ेंगे असममित आवर्ती बंटन। उसमें क्या होगा दोस्तों, समांतर माध्य आपका ज़्यादा होगा, माध्यिका से बहुलक से ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। उसका भी दोस्तों अपन अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन आप इस चीज़ को एक बार उतार ले दोस्तों। अब लिखो, एक बार नोट्स बना लेते फिर लिखो क्या होता है सममित, वो आपको समझ में आना चाहिए। लिखो दोस्तों, धीरे धीरे नोट्स बताता जाऊंगा, आपको सारा क्लियर करा दूंगा, आप टेंशन मत करो। लिखो जब आवर्तियों के बढ़ने तथा
जब आवृत्तियों के बढ़ने तथा घटने का एक निश्चित क्रम होता है, लिखो जब आवृत्तियों के बढ़ने तथा घटने का एक निश्चित क्रम हो, घटने तथा बढ़ने का एक निश्चित क्रम हो तथा अधिकतम आवृत्ति अधिकतम यानी मैक्सिमम तथा अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के मध्य में हो तथा अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के मध्य में हो, ऐसी आवृत्ति बंटन को सममित आवर्ती बंटन कहते हैं। क्या समझ में आया? उतारो एक बार तो फिर समझ में आएगा। अब लिखोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपके। नीचे लिखो सममित आवर्ती बंटन का वक्र घंटीनुमा होता है। ये लो, आप सोच रहे आज क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, सब क्लियर कर के जाऊंगा। घंटीनुमा, ये लो, ये बना दो, सॉरी ऐसे, ये घंटीनुमा, ऐसे चित्र बना लो। सममित आवर्ती बंटन का वक्र घंटीनुमा होता है। क्या बता दिया सर, ऐसे क्या लेके आ गए आज? बिल्कुल सब बताएंगे आपको, एक एक चीज बताएंगे। उतार लो एक बार आप सभी। बताऊं? देखो दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे हैं आज, एक सेकंड। अपन दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? सममित आवर्ती। इस बंटन में क्या होता है दोस्तों, x बार m और z बराबर होता है। कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। जब आवृत्तियों के बढ़ने तथा घटने का एक निश्चित क्रम होता है, बढ़ने और घटने का एक दोस्तों निश्चित क्रम होता है, तथा अधिकतम आवर्ती श्रेणी के मध्य में होती है, तो ऐसी आवृत्ति को बंटन सममित आवर्ती बंटन कहते हैं। सममित आवर्ती बंटन का वक्र घंटीनुमा होता है। आप दोस्तों यदि आपके पास जगह यहाँ लिख लो या कहीं भी लिख लो, जैसे समझ में नहीं आ रहा ना, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपको श्रृंखला लिखो 5, 10, 15 और 10 और 5। इसको दोस्तों आप डायग्राम पर दिखाओ। तो दोस्तों आप इसको डायग्राम पर दिखाएंगे तो घंटीनुमा होता ना दोस्तों, तो इस घंटीनुमा को मैं चित्र बना के बता दूंगा, एक बार आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों इस प्रकार इसको वक्र बनाते हैं दोस्तों। तो ये वक्र कैसा बनेगा, पहले तो 5 पर आ जाएगा ऐसे, फिर 10 पर आ जाएगा, फिर 15 पर आ जाएगा, फिर वापिस 10 पर आ जाएगा और फिर 5 पर आ जाएगा। बना नहीं बना घंटीनुमा, ये है घंटीनुमा और कुछ नहीं है। क्या हुआ दोस्तों, एक क्रम है, बात ध्यान से सुनिए, एक क्रम है कि पहले 5 था, फिर 10 हुआ, फिर 15 पर चला, फिर 10 पर चला, फिर 5 पर चला। ऐसा नहीं था कि पहले 5 था और फिर 10 हो गया और फिर वापिस 2 हो गया और फिर 20 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 15 हो गया। ये क्या वक्र बन गया इसमें? पहले 5 पर जाओगे, फिर 10 पर जाओगे, ये लो, फिर 2 पर नीचे आओगे, फिर 20 पर भगोगे ऊपर। समझ गए क्या? सममित बंटन क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक क्रम से बढ़ता है, ऊपर वाला जो अधिकतम आवृत्ति होती है वो बीच में होती है, फिर वापस नीचे आ जाता है। इस प्रकार एक प्रोसेस से चलता है। तो आप समझ होंगे इस बंटन में क्या होता है दोस्तों, आवृत्तियों के बढ़ने तथा घटने का एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण लिखेंगे आप जरूर, उदाहरण समझ में आता है। तो एक निश्चित क्रम होता है बढ़ने और घटने का। देखो 5, 10, फिर 15 बढ़ा, फिर घट गया, एक निश्चित क्रम होता है तथा अधिकतम आवर्ती श्रेणी के मध्य में होती है। अधिकतम आवर्ती कौन सी थी दोस्तों? 15 बार जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो कहाँ थी? श्रेणी के मध्य में थी। बिल्कुल सर आपने सही बताया, एकदम मध्य में है, मध्य में होती है। तो ऐसी आवर्ती बंटन को सममित आवर्ती बंटन कहते हैं, ये कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार का आवर्ती बंटन होगा तो ये मैंने 5 बनाया, ये 10 बनाया, 15 बनाया, फिर 10 बनाया, फिर 5 बनाया। तो दोस्तों इस
प्रकार का जो आवर्ती वक्रण होता है वो किस प्रकार का होता है, घंटी नुमा होता है। अरे ऐसे ही तो होती है घंटी, इस प्रकार की तो होती है घंटी, टिन 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 हिल जाती है, फिर नहीं होती क्या? तो इस प्रकार क्या होता है, घंटी नुमा होता है। तो असमित आवर्ती मंडन किस प्रकार का होता है, घंटी नुमा आकार का होता है। आशा करता हूं कि इतना आपने उतार लिया होगा। अब दोस्तों अपन जो घंटी नुमा है इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में अपन इसको दर्शाना चाहेंगे। तो आप तो बस ये लिख लो 5, 10, 15 छोटा सा घंटी नुमा बनाओ तो बना दो, और बड़ा सा और मैं बना देता हूं। अब दोस्तों आप लिखेंगे आवर्ती और पद मूल्य, एक बड़ा सा डायग्राम बना ले इसी के नीचे। यहां लिखेंगे दोस्तों आप आवर्ती, यहां लिखेंगे दोस्तों आप पद मूल्य, यहां दोस्तों आप लिखेंगे पद मूल्य। और दोस्तों इस प्रकार ये 0, ये आप जानते हैं x होता है, यहाँ y होता है। और ये दोस्तों इस प्रकार ये घंटीनुमा आपकी आकृति, सॉरी ये देखो चित्र दो मेरे को थोड़ा कम ही बनाने आते हैं ना। ऐसे चल के इस प्रकार जाएगा, एक टॉप में जाके इस प्रकार दोस्तों ये आ जाएगा। इसका टॉप कहाँ से माने अपने, ये है क्या इसका टॉप, है ना। तो आप ऐसे इसको इस प्रकार से बनाना कि थोड़ा सा ये ऐसे इसका ऐसे टॉप सा हो जाए, ऐसे थोड़ा सा टॉप सा लगे भाई, ऐसे इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो ये घंटीनुमा हो गया, ये दोस्तों इसका टॉप था। और ये दोस्तों इस प्रकार आप ऐसे इसको बना ले। तो दोस्तों क्या बताया था कि ये क्या होता है, एक घंटीनुमा आकार में होता है, एक घंटीनुमा आकार में होता है। और दोस्तों श्रेणी जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार घटती जाती है। और जो अधिकतम मूल्य होता है वो श्रेणी के मध्य में होता है। तो दोस्तों अपना जो 15 था वो श्रेणी के यहाँ क्या था, बीच में था। तो अपन को 15 नहीं लिखना है, इस बार आप समझ गए होंगे। और इस श्रेणी में दोस्तों इस प्रकार की जो आपकी श्रेणी बनती है, इस प्रकार की दोस्तों आपकी जो श्रेणी बनती है, इसमें दोस्तों आपके क्या होते हैं, पद मूल्य। यहाँ थोड़ा नीचे लिख ले, कैसे भी लिख ले आप, पद मूल्य। इस श्रेणी में दोस्तों आपके क्या होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और जेड तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये जेड और दोस्तों ये बराबर आप यहाँ लिख ले, यहीं लिख ले आप एम, और दोस्तों यहीं आप लिख ले समानांतर माध्य, जेड एम और समानांतर माध्य, कैसे भी लिख सकते हो। या दोस्तों इसको आप एक काम करो, x बार अपन पहले पढ़ रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख लो x बार, ये मध्य का बीच में और ये जेड, क्योंकि मध्य का दोस्तों हमेशा बीच में आनी है, ध्यान रखना। मध्य का क्या होता है, श्रेणी को 2 भागों में बांटते। तो इस प्रकार उतारे समांतर माध्य बराबर m बराबर जेड, ये दोस्तों तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पद मूल्य यहाँ दोस्तों अपनी आवर्ती लिख रही होगी। आप यहाँ लिख सकते हैं जिस क्रम में बढ़ता है ये दोस्तों उसी क्रम में घटता है। ये लो, जिधर घटता था उधर लाइन घटता की दे दी है मैंने। जिस क्रम में बढ़ता है तो बढ़ने की, जिस क्रम में बढ़ता है उसी क्रम में घटता है। इस स्थिति में दोस्तों समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं इसका भी अपन दोस्तों पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक उदाहरण के माध्यम से। उतार लिया होगा दोस्तों आपने। जब समित बटन होता है तो दोस्तों अब आप एक उदाहरण लेंगे, एक दोस्तों उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लिखेंगे दोस्तों, वही अपने वही प्राप्तांक और वही अपने छात्र। थोड़ा पास ही लिख लेता हूँ क्योंकि अपन को पोस्टमार्टम बहुत बड़ा करना है। लिखेंगे दोस्तों प्राप्तांक, लिखेंगे प्राप्तांक तो कुछ भी लिख लो, 1 2 3 लिख लो, 4 और 5। और छात्र लिख लो वही 10। छात्र कितने हैं, 1 प्राप्त करने वाले 5 है, 2 प्राप्त करने वाले 10 है, 3 प्राप्त करने वाले 15 है, 4 प्राप्त करने वाले कितने हैं दोस्तों 10 है, और 5 प्राप्त करने वाले क्या है 5 है। इस प्रकार दोस्तों आपको पता चल गया होगा जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, बढ़ रही है, 10 है, फिर 15, फिर एक समय के बाद में दोस्तों फ्रीक्वेंसी घट भी रही है। इसमें जो वक्र बनता है वो घंटीनुमा बनता है। और अपन सममित
आवर्ती बंटन की बात कर रहे हैं, सममित आवर्तियों की बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों एक निश्चित क्रम से बढ़ती है और निश्चित क्रम से घटती है। तो दोस्तों उसमें अपनी एक बात कही, अपने एक चीज का फिक्स किया कि यहाँ पर मेरा z बराबर m बराबर समांतर माध्य होने वाला है। तो बात यह है कि सर ये बराबर क्यों होते हैं? तो मैंने कहा कि भाई आप एक सममित आवर्ती बंटन लाओ मेरे पास, मैं बताता हूँ कि वो बराबर क्यों होते हैं। तो आपने कहा सर हम लेके आ गए ना आपके पास 5, 10, 15, 20 और ये प्राप्तांक लेके आ गए। बिल्कुल लेके आ गए, आपकी बहुत अच्छी बात है। तो सर अब इसका करो ना पोस्टमार्टम। बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों अपने पास ये प्राप्तांक थे, एक प्राप्त करने वाले 5 है, 2 प्राप्त करने वाले 3 है। तो दोस्तों अपने पास ये क्या हो गया, x हो गया, और दोस्तों अपने पास एक श्रृंखला हो गई अपने पास f। तो ये x और ये दोस्तों अपने पास फ्रीक्वेंसी f हो गई। तो सर अब अपने क्या क्या देरी है? तो बिल्कुल दोस्तों अपन अब क्या करते हैं, fx निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों अपन समांतर माध्य तो अपन ने पढ़ लिया है। तो समांतर माध्य कैसे निकलता है, fx से निकलता है। तो बिल्कुल fx कैसे निकलेंगे, दो करो गुणा, 5 एकम 5, 10 दूनिया 20, 15 × 45, 10 चौक 40, 5 25, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ मेरा क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा दोस्तों एफ एक्स कितना होगा, जोड़ना देखिए 20 और 5 25 और 45 और 25 कितने हो गए दोस्तों बताओ, 70 70 40 110 110 और 20 कितने हो गए दोस्तों, 135 हो गए क्या? एक बार वापस आप कैलकुलेशन कर लेना। 25 और 25 50, 140 180 कितना हो गया, 25 से 25 अच्छा 50 और 40 90 90 और 20 110 110 और 40। वापस कैलकुलेशन सही नहीं आ रही है। 25 45 25 70 110 सही है, ये 25 5 सही है, 135 100। अब दोस्तों इसका अपन समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा सर। समांतर माध्य आपने बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, लेकिन आपको एन क्या था मैंने ये भी बताया था, एन होगा आपका सिग्मा एफ। ध्यान रखना बारंबारताओं का योग आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास 135 अपॉन सिग्मा एफ। ये जोड़ो कितना होगा दोस्तों, 10 और 5 15 15 30 30 10 40 और 5 45 दोस्तों कितना होगा, 3 बार चला गया क्या? तो दोस्तों इसका समांतर माध्य मेरे पास कितना आ गया निकल के, 3 निकल के आ गया दोस्तों। कितना निकल के आ गया, 3। अब सर कैसे निकाले, सर अब इसकी वो निकालनी है मेरे को, समांतर माध्य निकाल लिया, और अब अपने को निकालनी है इसकी दोस्तों माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलती है दोस्तों, अब अपने को इसकी निकालनी पड़ेगी CF मध्य। अब एक बार दोस्तों इस लाइन को आप भूल जाना, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 फिर 5 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 15 फिर 15 और 15 30 30 और 10 40 40 और 5 45। ये दोस्तों इसकी संचय बारंबारता अपन ने निकाल ली है। अब दोस्तों अपन संचय बारंबारता निकाल ली है, तो अपन निकालेंगे दोस्तों इसकी, यही निकाल लेते हैं m। माध्यिका कैसे निकालते हैं, m बराबर अपन निकालते हैं दोस्तों n + 1/2। n अपना दोस्तों 45 है, 45 + 1/2 बराबर 45 और 1 46/2 बराबर दोस्तों क्या हो गया, 23। 23 पद दोस्तों किस में है, 30 में है। तो दोस्तों 30 में है, तो दोस्तों अपना किसके पास आ जाएंगे, इसमें। ये वर्ग है दोस्तों, ये तो अपने समांतर माध्य के लिए निकाला है ना। अरे भाई ये तो अपने समांतर माध्य निकाल चुके हैं, ये अपन निकाल रहे हैं माध्यिका। तो माध्यिका का अपने पोस्टमार्टम कर लिया। 23वां पद दोस्तों कहाँ आया आपका, 23वां पद दोस्तों कहाँ आया, 45 में आएगा, तीसरी लाइन में आया। तो दोस्तों तीसरा पद ये नहीं होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों देखो तीसरा पद कितना आया, यहाँ पर 3 आ रहा है ना। तो इसका मतलब दोस्तों अपनी माध्यिका कितनी हो गई, आप कहेंगे सर माध्यिका तो 3 हो गई। तो दोस्तों अपना समांतर माध्य भी 3 था, माध्यिका भी 3 थी। सर अब बहुलक कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो बहुलक होगा। तो ज़्यादा सर्वाधिक बहुलक, ये फ्रीक्वेंसी 15 आ रही है, किसकी आ रही है, 3 की आ रही है। तो दोस्तों यहाँ बहुलक कितना हो गया, 3 हो गया। तो कहने का मतलब है, मैंने इति सिद्धम करके बता दिया है कि सममित बंटन में समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर माध्यिका बराबर z क्यों होते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक उदाहरण लिया था, इस उदाहरण से मैंने तीनों का एनालिसिस करके आपको बता दिया गया है कि सममित आवर्ती बंटन में समांतर माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक होता है। अब ज़्यादा ऊपर ये कभी ज़्यादा जाता है माध्य, कभी कम जाता है, ये भी नाटक खूब करता है। तो इस नाटक का भी अपन दोस्तों अध्ययन कर लेते हैं। ये दोस्तों आप उतार लो। अब दोस्तों मैं अध्ययन करने वाला हूं असममित आवर्ती बंटन का। दोस्तों अपन पढ़ा रहे हैं, कई तो ऐसे फोकट में होता तो बहुत बढ़िया ही नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अपने एकदम बढ़िया आपको लाजवाब मैटर मिलने वाला है। अब दोस्तों हेडलाइन डालेंगे रेड के पेन से आप, असममित आवर्ती बंटन
दोस्तों जो सममित था ना उसके ए लगा दो बस, ए सममित, ए सममित आवर्ती बंटन। इंग्लिश में दोस्तों वही स्पेलिंग आ जाएगी, इसमें पहले बस केवल ए लगा देना आप, SYMMETRICL, एमेस्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेना दोस्तों। अब इसकी दोस्तों मैं बता देता हूँ कि सममित बंटन आप समझ गए, जब एक गंठीनुमा आकार का होता है दोस्तों वो तो सममित आवर्ती बंटन होता है। और असममित आवर्ती बंटन कौन सा होगा, जिसमें गंठीनुमा आकार नहीं बने, वो होगा। तो दोस्तों इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर आपके उदाहरण देके समझा दूंगा। आप जानते हो कि मैं समझा के तो जाता ही हूँ, बिना समझा है तो मैं जाता ही नहीं हूँ, आपको पता है। तो दोस्तों आप इसकी लैंग्वेज आप लिख लिखो, जब आवर्तियों के बढ़ने तथा घटने का कोई निश्चित क्रम, वहां क्या था दोस्तों, एक निश्चित क्रम था आवर्तियों के बढ़ने और घटने का। यहां दोस्तों जब आवर्तियों के बढ़ने तथा घटने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है तो ऐसे आवर्ती बंटन को आवर्ती बंटन को असममित, ये नाम ही ऐसा है दोस्तों, आप भी कंफ्यूज होगे, असममित आवर्ती बंटन कहते हैं। लैंग्वेज आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों, समझा दूंगा मैं। इसे आवर्ती बंटन को असममित आवर्ती बंटन कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों, है ना, समझ लेना आप। इसके आगे दोस्तों अपन देख लेते हैं, लिखो, अब लिखो दोस्तों, नीचे लिखो, जब आवर्तियों का झुकाव, जब आवर्तियों का झुकाव दाहिनी ओर ज्यादा हो, जब आवर्तियों का झुकाव दाहिनी ओर ज्यादा हो तो इसे धनात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। और जब झुकाव बाईं ओर हो तो दोस्तों उसको ऋणात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। भी बता दूंगा चित्र से समझा के, जब आवर्तियों का झुकाव दाहिनी ओर ज्यादा हो तो इसे धनात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। इसके नीचे लिखेंगे, जब आवर्तियों का झुकाव बाईं ओर, अरे भाई दाईं बाईं तो समझते नहीं समझते, अपनी कॉपी में देख लो, जिधर राइट हैंड है ना उस कॉपी में भी उधर ही दायां ही होगा। मेरे पास ये कॉपी है तो इस कॉपी में ये आवर्ती बना दूंगा, इधर झुकाव है तो ये दायां है और ये दोस्तों क्या है, बायां है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। जब आवर्तियों का झुकाव बाईं ओर ज्यादा हो तो ऐसे आवर्ती बंटन को ऋणात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। जब आवर्तियों का झुकाव, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, जब आवर्तियों का झुकाव दाहिनी ओर ज्यादा हो तो उसे अपन धनात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं, और जब आवर्ती बंटन का झुकाव बाईं ओर हो तो उसे ऋणात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। सर ये क्या है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपको रटना कुछ है ही नहीं, मैं आया हूँ जो लॉजिक लेके आया हूँ, कैसे याद करोगे यार जब दाईं ओर ज्यादा, अरे कुछ नहीं, दाईं ओर ज्यादा कैसे होगा भाई, ऐसे बता दो। कोई आवर्ती बंटन मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो दोस्तों ऐसे जाएगा, वो टॉप यहाँ कर लेगा और इस प्रकार झुकाव ज्यादा हो जाएगा। बताओ झुकाव किधर है ज्यादा, तो आपको सर ये झुकाव तो दाहिनी ओर है, अरे भाई दाहिनी ओर है तो ये हो गया धनात्मक। सर धनात्मक क्यों गया, ऋणात्मक कर दो ना। अरे भाई लॉजिक लगा लो दादा भाई, और यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, 20, 25, 30, 35, ये बढ़ता ही जाता ना इधर, तो धनात्मक ही होगा। इधर आ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इधर संख्या छोटी है, उधर ज़्यादा बड़ी है, तो बड़ी होगी तो उधर जाएगा तो धनात्मक, इधर झुकेगा तो ऋणात्मक। खत्म कहानी, क्या टेंशन लेना है।
अभी मैं बता देता हूँ ये भी। जब आवर्तियों का झुकाव दाहिनी ओर ज़्यादा होता है तो उसे धनात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। जब आवर्तियों का झुकाव बाई ओर होता है तो उस आवर्ती बंटन को ऋणात्मक आवर्ती बंटन कहते हैं। अब दोस्तों इस आवर्ती बंटन का चित्र कैसे बनता है, उस चित्र को मैं थोड़ा बड़ा बनाना है और आपको भी बड़ा बनाना है। जैसे पहले घंटीनुमा को बनाया था ना अपने, उसी प्रकार दोस्तों अपन को इसको बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। आप धनात्मक ऋणात्मक वाली बात तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं दोस्तों आपको धनात्मक और ऋणात्मक का दर्शा देता हूँ। ये दोस्तों आप बना लो अपनी कॉपी में धनात्मक का। चित्र के मामले में मेरा थोड़ा हाथ कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा बन गया भाई चित्र, चित्र अच्छा बन गया है। देखना ऐसे चित्र मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर पढ़ के हमारे से। 0x y एक वक्र और बना देता हूँ। ये लो है दोस्तों, मैंने बना दिया चित्र। आप अपने हिसाब से इसको बना लेना। देखो झुकाव ऐसे दिखना चाहिए। ये देखो धनात्मक, इस साइड में ज़्यादा झुकाव हो रहा है, धनात्मक है। इस साइड में झुकाव ज़्यादा आ रहा है तो ऋणात्मक है। अब ये तो पता है ना आपको कौन सा बायां दायां, ये तो पता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा। ये हाथ है ना अपना, ये इधर वाला, ये दाहिना हाथ है, ये दाईं तरफ है, ध्यान रखना। ये लिख देता हूँ मैंने, ये दाईं तरफ झुकाव, ये इसमें दाईं तरफ झुकाव है। यहाँ लिख देता हूँ मैं बाईं ओर झुकाव, ये बाईं ओर झुकाव। तो दोस्तों ये दाईं ओर झुकाव और ये बाईं ओर झुकाव, तो दाईं ओर झुकाव ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कौन सा आवर्ती बंटन है, तो ये है दोस्तों धनात्मक आवर्ती बंटन। तो आप इसी लाइन के साथ में लिख देंगे धनात्मक आवर्ती बंटन। समझिए क्यों होता है, समझा दिया। ये कौन सा है दोस्तों, इधर की तरफ है तो ये है ऋणात्मक आवर्ती बंटन। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? 0x सब आए गए है ना 0 में। ठीक है दोस्तों, ये आपका, ये आप लिखना चाहो तो ये लिख दो आवर्ती, ये नीचे से लिख दो ना, थोड़ा यहाँ और लिखूंगा मैं। ये लिख दो दोस्तों पद मूल्य, यहाँ लिख दो आप आवर्ती, यहाँ लिख दो पद मूल्य। अब दोस्तों बात ये आती है कि बात अपने जैसे पहले वाला चित्र बनाया था ना घंटीनुमा, उसमें अपने क्या लिखा था आपको पता हो तो दोस्तों मैंने एक ऐसा वक्र बनाया था आपके लिए, और एकदम घंटीनुमा इस प्रकार से वो वक्र था, इस प्रकार से वो एक वक्र था, इस प्रकार वो बराबर था। यहाँ मैंने क्या लिखा था दोस्तों, समांतर मध्य बराबर मध्य के बीच में और जेड, यहाँ तीनों दोस्तों बराबर थे। यहाँ दोस्तों बराबर नहीं होने वाले, यहाँ दोस्तों बराबर नहीं होने वाले। इनका दोस्तों एनालिसिस अपन किस प्रकार करने वाले हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों माध्यिका है ना आपकी, वो माध्यिका बीच में आनी है, क्योंकि माध्यिका दोस्तों किसी भी जो होती है श्रृंखला या आवर्ती, उस मतलब जो पदमूल्य है, मान लो चर है, उसको दो भागों में बांटती है माध्यिका। तो माध्यिका तो दो भागों में बांटने का मतलब ये तो कहा मैं तो बीच में आऊंगी, चाहे आप बीच में 500 के लिए हो, चाहे 1000 के लिए हो, मैं तो आपको दो भागों में बांटने का काम करूंगी। ओके भाई साहब कोई बात नहीं। समांतर माध्य ऐसा था, वो तो क्या हो रहा था भाई, प्रभावित हो रहा था ना सीमांत मूल्यों से। ये भाई साहब सीमांत मूल्य से प्रभावित नहीं होते, आपको याद होगा ना, वो चीज यहाँ आएगी। समांतर माध्य भाई साहब उस तरफ भगेगा जिधर पद होंगे। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा, क्या समझा रहे हो? अरे भाई समझा क्या रहा हूं, ऐसे है मान लो कि 2, 4 और 400 का समांतर माध्य निकालो भाई साहब। 2, 4, 400 का तो आप हो गए सर 2 और 4 6, ये तो 406 हो गया, और 3 है तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3 बच गया, 3 तिया 9, 3 135। मतलब कि देखो यहाँ 2, 4 तेरे 400, 135 की तरफ, मतलब जिधर ज्यादा है ना समांतर माध्य तो उसी का दोस्त है, जिधर ज्यादा उधर ही जाएगा। ये तो कम है, ज्यादा कम है तो ज्यादा कम की तरफ आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा है तो ज्यादा तरफ की चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो सीमांत मूल्य से प्रभावित होता है, तो समांतर माध्य तो इधर ही बगेगा। और दोस्तों जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, ये तो बताता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा,
जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ही मेरा क्या है, बहुलक है। तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी एक समय ऐसा आया था कि यहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ गई थी, ज़्यादा आ गई थी। तो दोस्तों इस जगह में इस जगह का नाम दूंगा जेड, और जहाँ भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, टॉप पर थी, तो ये तो था मेरा जेड, क्योंकि ये तो था मेरा बहुलक। अब बात आती है मध्यका की और समानांतर माध्य की। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इधर झुकाव ज्यादा है, धनात्मक है, कहने का मतलब इस साइड धनात्मक आएगा, तो समांतर मध्य तो है, समांतर मध्य तो इस साइड ही जाएगा। और दोस्तों रही बात आपकी मध्यका की, जो मध्यका दोस्तों आपकी आनी है बीच में, मध्यका आपकी आनी है बीच में। आप समझ गया, जेड आवृत्ति ज्यादा थी, जेड यहाँ आ गया, समांतर माध्य उधर ही बगेगा, जिधर धनात्मक है तो समांतर माध्य इधर ही बग गया। अब दोस्तों इसमें ये बताओ, आवर्तीय ज्यादा थी, धनात्मक है, तो बताओ समांतर माध्य बड़ा होगा या छोटा? अरे भाई समांतर माध्य तो प्लस की है, समांतर माध्य तो बड़ा होगा, तो ये बड़ा कर दो, ये लो, खत्म कहानी। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? धनात्मक में दोस्तों आपको समांतर माध्य को इस प्रकार करना है। वाह सर क्या बढ़िया समझा है। अरे बढ़िया क्या समझा है, चित्र है भाई, चित्र में दो था मैंने बता दिया, जेड में सबसे टॉप था, आवृत्ति सबसे ज्यादा वो थी, मध्यका थी, तो मध्यका तो आपको पता है बीच में आनी है, वैसे समांतर माध्य ज्यादा है तो ज्यादा की तरफ बग जाएगा, और जेड अपनी जगह है ही, जेड भाई साहब अपनी जगह है। इसमें क्या हुआ, माइनस में आ गया, तो समांतर माध्य तो भाई साहब माइनस में आ जाएगा, ये लो, और मध्यका आपकी आनी है बीच में, ये लो दोस्तों, ये संबंध हो गया इनमें संबंध, ये संबंध आपके पास समांतर माध्य इधर आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा, मध्य का बीच में रहनी है, बहुलक अपनी जगह है जेड आवर्ती में। क्या दिक्कत है एकदम इजी वे में दोस्तों आपको समझा दिया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आता है, सममित आवर्ती बंटन में सभी बराबर होते हैं, असममित आवर्ती बंटन में समांतर माध्य बड़ा होगा या छोटा होगा, ये उस आवर्ती पर डिपेंड करता है। यदि आवर्ती का झुकाव या आवर्ती धनात्मक है, आवर्ती धनात्मक है तो समांतर माध्य बड़ा हो जाएगा सभी से, और यदि आवर्ती ऋणात्मक है तो समांतर माध्य सभी से छोटा हो जाएगा। मध्य का बीच में आना है, बहुलक अपनी जगह आना है आवर्ती। इस प्रकार दोस्तों आप एक ये संबंध को अपने हल कर सकते हैं। दोस्तों आपके ये बात समझ में आ गई होगी। उतार लो दोस्तों। कितना अच्छा समझाया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। उतार लो दोस्तों इनको। अब दोस्तों अपन थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। एमसीक्यू करा दूंगा दोस्तों, आप टेंशन मत करो इसके, तो आपके थोड़ा समझ में और आ जाएगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, लिखेंगे दोस्तों, लिखो दोस्तों, यहां लिखेंगे दोस्तों साधारण रूप से असममित, साधारण रूप से असममित बंटन में, साधारण रूप से असममित बंटन में दोस्तों क्या होता है, एक सूत्र लिखेंगे एक्स बार माइनस जेड बराबर 3x बाय माइनस बाई माइनस एम होता है। ये सारे दोस्तों टॉप मोस्ट ही है। अब दोस्तों अपने ये एक बार लिख लो, मैं इसका बाद में आपको बता दूंगा, यहाँ लिख लेता हूँ कैसे आया, आप खुद ही समझ जाओगे धीरे धीरे। एक्स बार और माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस एम, ये किस प्रकार आता है, इसका एनालिसिस मैं आपको अभी करा देता हूँ। ये उतार लिया असममित बंटन में। अब दोस्तों अपने इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अपन पारस्परिक संबंध पढ़ रहे हैं ना। तो अब पारस्परिक संबंध में दोस्तों आप बड़े सावधानी से मेरे से अध्ययन करना। देखो दोस्तों पारस्परिक संबंध इनमें क्या है, पारस्परिक संबंध आपको सर क्या संबंध है, तो मैंने बताया था दोस्तों, उतारते जाना आप, जेड बराबर है 3m माइनस 2x बार होता है, नो डाउट। ये दोस्तों इसके मैंने आपको बॉक्स बना देना है, मैंने इसके बॉक्स बना दिया है, चाहे एक बार आप वीडियो देख ले फिर बना ले। जेड बराबर दोस्तों, जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, 3m माइनस 2x बार होता है। अब दोस्तों इस सूत्र में आपको जेड की वैल्यू
आप जेड की वैल्यू इसने बता दी। हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, तो दोस्तों आपको जेड के अलावा एम की वैल्यू भी आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू भी निकालना आनी चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों इनकी वैल्यू भी बताता हूँ कि किस प्रकार इनकी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जेड बराबर 3m माइनस 2x बार ये तो था। अब मान लो कि मेरे को दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि माइनस का 2x बार इधर आके किधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 2x बार और बराबर के इधर दोस्तों क्या है आपका 3m है, और प्लस का जेड दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और दोस्तों यदि मेरे को x बार की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास इधर है 3m माइनस जेड और 2 गुना हो रहा था, तो दोस्तों ये हो गया भाग, ये हो गया भाग। तो दोस्तों x बार की मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप तो मैंने दोस्तों आप ऐसे लिख भी सकते हो 1 नंबर, ये अपने 2 नंबर लिखो तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं, x बार अपने वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे मत लिखो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, अगले वाले में लिखा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, अब वैल्यू निकालनी है इसकी m की निकालनी है। तो दोस्तों अब देखो m की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो m की तो दोस्तों माइनस में आने की संभावना मेरे को लग रही है, हाँ लेकिन माइनस में अपन नहीं आने देंगे। देखो दोस्तों ये बराबर के 3m उधर है ना, तो आप बराबर का चिन्ह बनाओ, 3m का 3m ही रहने दो। और दोस्तों जो माइनस का 2x है ना इधर ले आओ बराबर के इधर, तो दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का 2x बार हो जाएगा, और बराबर के इधर जेड दोस्तों आपका प्लस का पहले से ऑलरेडी है। तो दोस्तों यहाँ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं m की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी, क्योंकि ये 3 यहाँ गुणा हो रहा, तो इसमें आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2x बार जेड अपॉन दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अपने इस एक ही सूत्र से जेड बराबर 3m माइनस 2x बार से 3 सूत्रों की दोस्तों अपने उत्पत्ति कर ली है। तीनों उत्पत्तियों को दोस्तों मैंने जो था वो बॉक्स में लिखा है, आप भी ऐसे घर पर बॉक्स में बनाएंगे। जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, तो दोस्तों मेरे को वैल्यू जेड की तो थी, मेरे को 2x की चाहिए थी, तो माइनस का था, तो मेरे को अपन को क्या करना पड़ता है, प्लस का करना चाहिए, तो अपन को कठिनाई नहीं है। तो देखो माइनस का 2x बार था, तो मैं इस सूत्र में इस समीकरण को माइनस का 2x बार को इधर लेके आ गया, तो प्लस का 2x बार हो गया, बराबर का बराबर के इधर रखा 3m को, प्लस का जेड इधर जाके माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों x बार रख दिया, 3m माइनस जेड वैसे रख दिया, 2 गुना हो रहा था भाग चला गया, अपना आप ही सूत्र बन गया। इसका कैसे बनाया सर, ये थोड़ा सा हमारे को पेचीदा लगा। अरे भाई पेचीदा कुछ नहीं लगा, ये देखो 3m था ना बराबर की इधर था, तो ये इधर था तो माइनस का हो जाता, तो मैंने सोचा इसको तो मैं यही रहने दूं, और माइनस क्या देखो जेड था, और इसको सोचा माइनस के 2x को मैं इधर ले आऊं, तो इधर लेते मेरे पास क्या हो गया, जेड 2x बाहर हो गया ना, और बराबर क्या हो गया, इधर क्या था मेरे पास, इधर मेरे पास क्या था 3m था ना। तो आप चाहे 3m इसको ये भी बोल सकते हो 3m बराबर जेड प्लस 2x बार। अब दोस्तों आपको इस m की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुना हो रहा था, तो 3 इधर आके भाग हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, ये तो किया m बराबर ये 2x बार ये प्लस जेड बटा 3, क्या किया, इजी तो है, एकदम इजी है रे, कोई दिक्कत ही नहीं। पता नहीं आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मेरे को तो बहुत इजी लगते हैं सारे, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतने ज़्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके लिए एक पोस्टमार्टम कर दिया है। तो दोस्तों अपने पास इनकी तो वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों अपन क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा हाई आता है, तो थोड़ा थोड़ा ये इनको क्या अपन थोड़ा इनका लेवल बढ़ा के चलते हैं, इनका अपने लेवल बढ़ा के चलते हैं। सूत्र दोस्तों आपके एग्जाम में खूब सारे आएंगे, अभी मैं एमसीक्यू डालूंगा आपसे, तो आपके देखना वो एमसीक्यू में वो आपको मिलेंगे। देखो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब यहाँ लिखना है जेड, आपका सूत्र क्या था, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, ये तो सूत्र था ना 3m माइनस 2x बार। अब आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ है x बार जोड़ने पर, दोनों तरफ x बार जोड़ने, दोस्तों बड़ी मेहनत से बड़े विश्लेषण के साथ लाया हूँ, आप टेंशन मत करें। दोनों बार x बार जोड़ने, कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जाम में, ऑप्शन ऐसा आता है निम्न में से सही है, 4 आ जाएंगे, लेवल का आ गया ना पेपर तो आएगा मजा। तो दोस्तों दोनों तरफ ये जोड़ना है अपने को, तो दोस्तों दोनों तरफ जोड़ो, समांतर माध्य जोड़ो। तो दोस्तों आप यहाँ समांतर माध्य जोड़ दिया इस जेड में, जेड बराबर यहाँ था मेरे पास 3m माइनस 2x बार में मैंने क्या जोड़ दिया दोस्तों, समानांतर माध्य। दोनों तरफ जोड़ा नहीं जोड़ा, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, देखो ये माइनस का समांतर माध्य इधर लेके आते हैं, तो और इसको इधर लेके जाएंगे, तो दोस्तों प्लस का जेड तो ये जेड है ही,
और ये प्लस समांतर माध्य इधर आगे माइनस का हो गया समानांतर माध्य। कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे, सही बता रहे हो। ये दोस्तों आपका 3m का 3m माइनस का 2x बार ये था, ये प्लस का ये दोस्तों x बार इधर जाके किसका हो गया, माइनस का x बार हो गया। अब दोस्तों इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो दोस्तों इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, z माइनस एक्स बार, z माइनस एक्स बार है का है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का बराबर। देखो दोस्तों 3m माइनस 2x बार और माइनस का x बार, 2x बार और माइनस का x बार कितना हो गया, माइनस का 3x बार हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 3m माइनस 3x बार। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जगह कम है नहीं, मैं नीचे समझा देता दोस्तों आगे। अब मैं दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ, चलो यही समझा देता हूँ। देखो दोस्तों z माइनस एक्स बार, यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो मेरा m माइनस एक्स बार बचा नहीं बचा। तो दोस्तों एक तो अपने पास ये सूत्र इसमें निकल जाता है, इसको वापिस वो कर दो, बॉक्स बना दो इसका, z माइनस एक्स बार बराबर 3 माइनस एक्स बार। क्या दोस्तों आपके पास एक सूत्र तो ये निकल के आता है दोनों तरफ जोड़ने पर। एक दोस्तों आप यदि इनमें दोनों तरफ, आप समझ में आ रहा है ना, एक बार आप देख लो, उतार लो आराम से। मैं दूसरा बता देता हूँ फिर इतनी देर में, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना। कर लिया दोस्तों, दोबारा बताने की तो चलो मैं दूसरा। अब दोस्तों इसी से आप ऐसे आप भी एरो बना ही लेना, एक तो अपन ने बना लिया, आप दोबारा लिख लेना इस चीज़ को, दोनों तरफ x जोड़ने पर आप दोस्तों इसका एक दूसरा भी अपन बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये 3m माइनस, ये माइनस का मान लो कि दोस्तों, चलो मैं इसे कर देता हूँ, ये इधर ले आता हूँ, ये बराबर लगाया, ये माइनस का 3m, तो मैं इसको देखो पहले माइनस का 2x बार है, माइनस का 2 इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x बार हो गया ना, बराबर की इधर आते ही। और दोस्तों ये प्लस का 3m माइनस का क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये मैं इस x बार को दोस्तों प्लस का प्लस इधर ही रखता हूँ, इसको मैं इधर का इधर रखता हूँ, और प्लस की z को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, x z हो गया। अब मेरे पास ये x बार बचा था, तो ये प्लस का x बार इधर का इधर ही रखा मैंने, मान लो ये प्लस का x बार इधर का। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, बराबर यहाँ मैं लिखूंगा x बार माइनस z। देखो दोस्तों 2x बार और प्लस का x बार कितना हो गई, 3x बार, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 3m आ गया, कोई दिक्कत। अब मैं दोस्तों यहाँ 3 कॉमन ले लूँ तो मैं यहाँ क्या दे दूँ, x बार माइनस m बराबर दे दूँ x बार माइनस z। तो दोस्तों एक मेरा सूत्र ये निकल के आया नहीं आया, x बार माइनस z बराबर 3x माइनस m। देखो दोस्तों इसमें है एक साल, लेकिन तो कंफ्यूज कर रहा है। अब आपके एग्जाम में ऑप्शन आ जाएंगे तो आप डाउट हो जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार, अब दोस्तों मैंने एक बोर्ड पर लिखा था, वो संबंध होता है असमित बंटन में, क्या ये संबंध है क्या मैंने समझा दिया क्या आपको, मैं समझा देता हूँ दोस्तों, लॉजिक में छोड़ता नहीं किसी भी चीज को। तो दोस्तों x बार माइनस z, ये 3, ये x बार माइनस m। बोलो किस प्रकार आते हैं ये एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्यों करता है ये, दिमाग खेलता है पेपर वाला। क्या करता है, इस सूत्र में दोनों तरफ x बार जोड़ देता है, और दोनों बार x बार जोड़ा, एक बार ये निकल गया है, एक बार ये निकल गया, जोड़ दे हमारे क्या है बेटे, हम भी खिलाड़ है पूरे। ये लो z बराबर 3m माइनस 2x बार से मैंने x बार m भी निकाल दिया, इस बार भी निकाल दिया। आपको सर समांतर माध्य जोड़, समांतर माध्य देखो राज है क्या, अरे भाई मैंने कहा क्या, कब कहा राज है, अपन तानाशाही तो है ही नहीं, अपन तो खुले एकदम। अपन क्या करते हैं, इस z माइनस 3m माइनस 2x बार में अपन इस बार क्या करते हैं, समांतर माध्य के बाद में माध्यिका को जोड़ लेते हैं। सर जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स आप बना लेना, 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गए। मैं चाहता हूँ इसी बोर्ड पर मेरा सारा काम हो जाए। अब मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मेरा सूत्र क्या था, z बराबर 3m माइनस 2x बार, यही जोड़ देता हूँ। आप तो इस वापस नीचे वाले में जोड़ देना, दोनों तरफ क्या जोड़ना है, माध्यिका जोड़ता हूँ। ये दोस्तों इस तरफ भी माध्यिका जोड़ दी, और इस तरफ भी माध्यिका मैंने जोड़ दी है। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, इनका पक्षांतरण करने का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि ये मैं ऐसे कर लूँ क्या, यदि मेरे पास 3m है, ये मेरा 3m है, मैं क्या करता हूँ, 3m है मेरे पास, और मेरे पास माइनस का 2x भी है, ये तो दोनों मेरे पास है ही है। मैं इस m को इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस का m हो गया। इधर मेरे पास z था, और इस प्लस को m को मैं इधर लेके चला जाता हूँ। कोई दिक्कत है क्या आपके, नहीं है सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं z माइनस m लिख दूँ, यहाँ दोस्तों मैं देखो दोस्त 3m में से एक m निकाल दूँ तो कितना m बच गया, 2m बच गया, और यहाँ मेरा 2x बार था, ये 2x
बार था, इसमें बाहर लिख लो। और दोस्तों क्या होगा, वापस मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास m माइनस एक्स बार बच जाएगा क्या, और यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, z माइनस m। तो दोस्तों एक सूत्र आपके पास ये निकल के आता है, ये निकल के आता है z माइनस m इज बराबर 2m माइनस एक्स बार। ये दोस्तों आप उतार ले। इसके आगे दोस्तों मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे मेरा एनालिसिस। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट लेता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, जेड जोड़ देंगे, और क्या है, अब दोस्तों अपन क्या जोड़ देंगे, जेड जोड़ देंगे। यहाँ लिख लेना आप, यहाँ पर दोनों तरफ के एम जोड़ने पर। अब दोस्तों ये मेरा डब्बा ये भी फिक्स हो गया इधर वाला, है ना, सूत्र बता रहा हूँ बहुत सारे बन रहे हैं। अब दोस्तों वापिस जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, दोनों में तरफ क्या जोड़ रहा हूँ, दोनों तरफ क्या जोड़ रहा हूँ दोस्तों, जेड जोड़ने पर, दोनों तरफ जेड जोड़ने पर। उतार लिया, लिख लेना आप कोष्टक में दोनों तरफ जेड जोड़ने पर। करो दोस्तों स्थानांतरण करो, इनका स्थानांतरण करते हैं, करो भाई। तो दोस्तों मैं लिख दूँ 3m का, तो 3m माइनस का 2x बाहर लिख दूँ, और एक माइनस का z इधर ले जाऊँ, और दोस्तों उस z को मैं इधर ले आऊँ तो वो तो माइनस माइनस 0 हो जाएंगे, तो गड़बड़ काम हो जाएगा। z बराबर 3m माइनस 2x बार, z मैंने जोड़ दिया है। चलो z को जोड़ा तो दोस्तों कितना आ गया, 2z आ गया। 2z बराबर 3m माइनस 2x बार। क्या किया, दोनों दोनों तरफ z जोड़ दिया, तो 2z 3m माइनस 2x बार, और प्लस का z बार मेरे पास था ही। कोई बात नहीं सर, हमारे समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, बराबर बराबर अपन दोस्तों क्या करते हैं, इस माइनस के 2z को उधर लेके जाए, और इस प्लस z को इधर लेके आ जाए एक बार। चलो इसको छोड़ दो, अपन इस माध्यिका को अपन इधर लेके आ जाए, ये भी यार माइनस की हो जाएगी। हाँ यस, अपन क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लेके आते हैं, तो देखना दोस्तों 2z प्लस 2x बार, इस माइनस को इधर प्लस लेके आ गए, इसका भी निधान हो गया 2z, और इधर ही आ गया, इधर बच गया 3m और प्लस का z बच गया। दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बच गया z प्लस x बार इजिकल टू, यहाँ मेरे पास निकल के आएगा 3m प्लस z। अब मेरे को दोस्तों, अब मेरे को क्या चाहिए था, 3m प्लस z, अपने पास 2z प्लस x और 3m माइनस z। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, या अपन क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों अपन माइनस का कर लेते हैं, एक सेकेंड। 2x प्लस z, तो अपन 2 की इसमें वैल्यू इसमें माइनस z कर देंगे, या फिर अपन इसमें 3 निकालेंगे। इसको दोस्तों अपन 3 करके देखते हैं एक बार, 2 की जगह 3 करके एक बार रुको, इसको वापस z बराबर 3m माइनस 2x बार, दोनों तरफ अपने z जोड़ दिया। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ z, हाँ इतना आएगा दोस्तों इसका उत्तर मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, वापस करते हैं बात, 2z और ये प्लस का इधर ले लिया मैंने, 2x बार ले लिया मैंने, तो मेरे पास बच गया 3m प्लस z। तो दोस्तों इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास z प्लस x बार बराबर 3m प्लस z। दोस्तों ये है इसका आंसर, इतना ही है, ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है अपने को, हार्ड हो जाएगा। वैसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो भाई, ये प्लस का है 2x माने ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, z की वैल्यू निकालो, वही चीज़ है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको भी अंडरलाइन कर लो, 3 बॉक्स इसके दोस्तों बना लो। अब दोस्तों इसमें मैं आपको MCQ इसके करवाता हूँ। आप दोस्तों इसको यदि पेचीदा और बनाना चाहो तो कुछ नहीं है, इसको ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3m आ जाएगा, m का निकाल दो बट्टे में 3 आ जाएगा, वो एक ही बात है, ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, ये इतना ही है z वाला। तो दोस्तों मैंने x बार भी जोड़ दिया, m भी जोड़ दिया और z भी जोड़ दिया, तीनों जोड़ के आपको बता दिए। सूत्र मेरे पास कितने निकल गया है, 1 नंबर टॉप मोस्ट, 2 नंबर टॉप मोस्ट, 3 नंबर टॉप मोस्ट, ये तीनों टॉप मोस्ट है। बाकी दोस्तों एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनको दोस्तों आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। इस प्रकार दोस्तों तीनों का मैंने अच्छा आपको संबंध बता दिया है, सारा मैंने आपको करा दिया है। अब मैं दोस्तों आपसे कुछ MCQ कराना चाहता हूं,
उतार लो आराम से। बहुत ही अच्छा एनालिसिस कराया, मज़ा आ गया दोस्तों। अब मैं साफ कर रहा हूँ सारा। अरे एक बार क्या मैं इनमें क्वेश्चन करा आपको, पर्सन कराने में था, यही करा देता हूँ। जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, यहाँ क्या आया था, ये तो अपना है ही नहीं ना, इम्पोर्टेंट ही नहीं अपने लिए। 3m माइनस 2x बार, यहाँ था मेरा 3m माइनस जेड। ठीक, ये सारा आपके पास है। अब मैं दोस्तों आपसे MCQ लेता हूँ, फिर निम्न में से सही है। एक क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि निम्न में से सही है, यहीं पर अपन करके देखेंगे। ऑप्शन ए लिखेंगे दोस्तों, आप उतारेंगे अपनी कॉपी में दोस्तों इनको। ए लिखेंगे दोस्तों m बराबर 2x बार प्लस जेड अपॉन 2। बी लिखेंगे दोस्तों x बार बराबर 3m माइनस जेड इंटू ए बटा 2। सी लिखेंगे x बार माइनस m बराबर 3x बार माइनस जेड, और डी आ जाएगा नन। ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या करोगे बताओ मेरे को। तो आपको तो लग रहा था सर ऐसे पढ़ा रहे, अब बताओ देखिए, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, बताओ देखिए, अब है क्या कोई ऐसी कहानी है क्या इनमें, कहीं पर दिख रहा है क्या ऐसा? m बराबर 2x बार प्लस जेड बटा 2, कहाँ है तो नहीं ऐसा कुछ कहीं पर, कुछ नहीं है यार, ये तो है ही नहीं है। x बार 3m माइनस जेड, बताओ है क्या कहीं पर? मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिखे नहीं दिखे? देखो दोस्तों 3m माइनस जेड बटा 2 है, इसको दोस्तों a बटा 2 भी लिख सकता है, इस एक को हटा दे तो बटा 2 आ जाएगा 3m माइनस जेड। तो दोस्तों एक तो कौन सा सही है, ये सही है, मिल रहा है ना। x माइनस एम ये है क्या कहीं पर, x माइनस एम यहाँ है, x माइनस एम, ना कहाँ है ये, कहाँ आएगा ये, 3 गुणा हो रहा है x बार माइनस जेड से, यहाँ हो ही नहीं रहा, यहाँ इधर जाएगा तो दोस्तों ये बट्टे में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये गुणा हो रहा है x बार माइनस एम से, जी यहाँ गुणा ही नहीं हो रहा, तो ये तो दोस्तों क्या है, गलत है नन। तो दोस्तों किस ऑप्शन के साथ जाओगे? इसलिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे एग्जाम में? तो दोस्तों आपको ये मैंने बता दिया, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, इस प्रकार दोस्तों आपको आना चाहिए, जो होने वाला भी आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो दोस्तों, असममित बंटन में संबंध होता है। असममित बंटन में संबंध होगा, वे तीनों में संबंध देखना है अपने को, है ना। क्या क्या संबंध होगा, ऑप्शन लिखना दोस्तों। ए x बार माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस एम। बी ऑप्शन लिखना दोस्तों, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। सी लिखना दोस्तों, x बार इजक्वल टू 1/2 3m माइनस जेड। ऑप्शन डी लिखना दोस्तों, ऑल द अबव। बताओ ऐसा, पहली बात तो ये देखो अलग सा दिख रहा है, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, ये तो सूत्र ही है अपना मेन दादा भाई, और ये तो मेन सूत्र, ये गलत मत कर देना एग्जाम में। जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, ये तो सर सही है 100%। फिर आगे दिक्कत कहाँ आ गई? और ये भी देखो अकेला ही आ रहा है, x बार बराबर ये रहा x 3m माइनस जेड बटा 2। अरे वाह, ये भी कर लेंगे, ये भी सही है। ये देखो ये कहाँ से आ गया, x माइनस जेड, इसमें तो नहीं है भाई, ये x माइनस जेड इसने कहाँ से लेके आ गया, यहाँ से लेके आ गया, यहाँ कहाँ से लेके आ गया, मेरे को दिख नहीं रहा, ये रहा x बार माइनस जेड। देखो इसे घुमाया इसने, x बार माइनस जेड बराबर 3 गुणा हो रहा है x बार माइनस एम से। बिल्कुल तीनों सही है, तीनों सही। कैसा लेवल, ऐसे ये लेवल क्वेश्चन होते हैं। अब ये नहीं करा था तो ये कर लेते क्या? फिर बीच में गुसर करता है, इनको समझाता खोलता, तो मैं पहले ही एकदम खोल देता हूँ आपके लिए बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों आप इसको उतार ले आराम से, ये दोनों MCQ उतार ले। अब मैं दोस्तों आपसे कुछ MCQ और करा लेता हूँ, जिससे कि दोस्तों अपने चैप्टर क्लियर हो जाए और अपने को मज़ा भी आ जाए चैप्टर पढ़ने में। बड़े बड़े उकचुक हो जाते हैं समीकरण बिठाने में, मुझे पता है ना। और कैसा आपके लिए एनालिसिस लाया हूँ, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट।
दोस्तों अब लिखेंगे आप, अब अपन कुछ MCQ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो दोस्तों, यदि समानांतर माध्य 15.6 और Z बराबर 16 हो तो मध्य का होगी। तो दोस्तों मध्य का होगी, क्या होगी मध्य का बताओ। ए ऑप्शन लिखो, बहुलक से अधिक। ऑप्शन बी, समानांतर माध्य से अधिक। सी लिखो, समांतर माध्य, ऐसे लिख लो, समांतर माध्य व बहुलक से अधिक। और डी लिख लो, नन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, x बराबर 15 माइनस 6, जेड बराबर 16 हो तो मध्य का होगी बहुलक से अधिक, x बार जैसे अधिक, समांतर माध्य से अधिक। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अपन कैसे करेंगे। जेड बराबर अपने पास सूत्र है, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार। तो दोस्तों अपने सूत्र में वैल्यू रखेंगे। इसमें क्या, अच्छा जेड की वैल्यू दे दी, जेड की वैल्यू दोस्तों इसने दे दी 16 बराबर 3m की इसने मध्यिका की नहीं दी, और 2x बार की दोस्तों इसने किसने दे दी 15.6 गुणा 2। में डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो 16 बराबर 3m माइनस 200 गुणा करो, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 31.2। तो दोस्तों अब क्या होगा, 31.2 इधर जाके कितना किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 31.2 प्लस 16.00, तो ये 0.2, 6 1 7, ये हो गया दोस्तों 27.2 बराबर 3m। तो दोस्तों m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का भाग दे दो इसमें, 3 × 24, 3 नाम 27, 9 पॉइंट समथिंग हो गई। गलत कर दिया क्या, ऐसा लग रहा है। जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, जेड 16 है और 3m किसने वैल्यू नहीं दी, और 2x बार, 6 दूनी 12, 31.1 सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का ही है ना 3m, हाँ तो ये प्लस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, ये ओके 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 ओके। ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में भी दोस्तों गलत हो जाती है, मुझे पता है, तो आप एग्जाम में तो मत कर देना मेरे भाई और हो। तो 3m बराबर ये दोस्तों इधर आ जाएगा आपका 31.2 में मेरे को कितने जोड़ने हैं, 16.0, तो 2 6 1 7, 47.2 है यार, कैसे आ गया इसे 47.2। तो 3 का भाग दे दो दोस्तों इसमें, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 बच गया, 1 हो गया, 16 3 पंजे 15, 16 17, 15.7 दोस्तों मध्यिका आ गई। तो आप यहाँ लिख लो मध्यिका कितनी आ गई, 15.7। अब बताओ क्या हो गया, अब ये दोस्तों क्या हो गई 15.7, मतलब कि बहुलक से तो कम है और माध्य से अधिक है। ऐसा देख लो, समांतर माध्य से अधिक, समांतर माध्य से अधिक, ये मिल गया मेरे को एक ऑप्शन। समांतर माध्य से अधिक, बहुलक से अधिक कहाँ है, समांतर ये है, समांतर माध्य से अधिक है, वैसे इतना ही है। समांतर माध्य में जेड से अधिक, दोनों से अधिक कहाँ है, ना ना इस बहुलक से तो कम है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आ जाएगा समांतर माध्य से अधिक। उतार लो दोस्तों। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, लिखो दोस्तों, मध्यिका m बराबर फटाफट लो 21.4 और z बराबर 22 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। दोस्तों अपन को सूत्र क्या है बताओ, z बराबर प्रैक्टिस करो 3m माइनस 2x बार। z की वैल्यू इसने दे दी क्या, 22 दे दी, बराबर 3 इंटू m की वैल्यू दे दी इसने 21.4 माइनस 2x बार। 22 का दोस्तों 22, इसको दोस्तों इसे गुणा कर लो, 4 3 12, 21 92, 21 63 1 64, सही है ना, 4 3 12, 64.2 माइनस ये हो गया आपका 2x बार। फिर दोस्तों अब क्या होगा, माइनस का 2x बार इधर आके प्लस का हो गया 2x बार बराबर ये 64.2 में से ये घटा दो आपके 22.02, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 2 गए तो 4, ये दोस्तों x बार 2 का भाग दे दो इसमें, तो दोस्तों आ गया 21 दूना 42, 21.1 दोस्तों आपकी क्या आ गई, समानांतर माध्य इसका आ गया है। तो दोस्तों 21.1 आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस दोस्तों आप करते रहे घर पर, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है और फिर से एग्जाम में छपने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस वगैरह सारी यहीं पर करवा रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन वो लिखवाया नहीं था मैंने आपको, मैं आपको लिखा देता हूं। कोलर का क्वेश्चन लिखो दोस्तों, लिख लो, पूरा ही लिख लेना, मेरे को शायद डालनी पड़ेगी। कोलर का माध्य लिखो,
जूतों का औसत आकार, जूतों का औसत आकार, जूतों का औसत आकार, टेलीफोन कॉल की माध्यक संख्या, टेलीफोन कॉल की माध्यक संख्या, प्रति संस्था औसत लाभ, प्रति संस्था औसत लाभ, आदि ज्ञात करने के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त है। यह प्रश्न बोल रहा मोस्ट है दोस्तों, कौन सा माध्य उपयुक्त होगा। ऑप्शन आप दोस्तों लिख लेना, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना। तो दोस्तों कौन सा माध्य रहेगा, जब कॉलर का माध्य, जूतों का औसत आकार आ जाए तो दोस्तों इसमें आपका बहुलक रहता है। भाई माध्यिका तो बताती है दोस्तों विशेषता, ठीक है, और औसत लाभ, औसता ये बताता है आपका कौन, समांतर माध्य। बच गया कौन, अरे भाई मार अपना कॉलर का आकार है, साइज नहीं आती क्या, एम साइज ज्यादा मिलती है, एक एल साइज मिलती है, बहुलक है, ज्यादा लोग लेते हैं अपने भारत में। सामान्यतः ये लोग इतने मोटे हैं, इतनी हाइट है तो ज्यादातर इस साइज के ही दोस्तों क्या मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। जैसे स्मॉल साइज है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं मिलती है। तो बहुलक ये बताता है जूतों का आकार, जूते का आकार 8 नंबर 9 नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो बहुत सारे चाहिए इन लोगों को। तो दोस्तों ये चीज़ें कौन बताता है, बहुलक बताता है। ऐसा क्वेश्चन में दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने को मिलेगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आप और लिख ले, मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, मैंने करा दिया था। लिखो दोस्तों, योग्यता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, लिख लो दोस्तों सभी चीजें। योग्यता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि के लिए किस माध्य का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, योग्यता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि के लिए किस माध्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप खुद बना लेना, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना। और दोस्तों आंसर आएगा इसका माध्यिका। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही टॉप मोस्ट है। जेड बराबर 3a - 2x बार, ये भी बड़ा मोस्ट है। मतलब कि ये क्लास तो पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्वेश्चन की जाम बन जाएंगे एग्जाम में, आप टेंशन मत करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से। तो उत्पादन लागत, मूल्य, आय, इनका मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में लिखा ही दिया था। अब दोस्तों मैं आपको लिखाता हूं बहुलक के दोष क्या है, एमसीक्यू के थ्रू लिखा देता हूं। उतार लिया होगा दोस्तों आपने, लिखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से बहुलक का दोष है। आप खुद ही लिख लेंगे दोस्तों फटाफट। निम्नलिखित में से बहुलक का दोष है। निम्नलिखित में से बहुलक का क्या दोष है दोस्तों। ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों, अनिश्चित व असस्पष्ट, अनिश्चित व अस्पष्ट। ऑप्शन बी लिखेंगे, बीजगणितीय विवेचन का अभाव, बीजगणितीय विवेचन का अभाव। एक सेकंड दोस्तों मैं पेन चेंज करता हूं। बीजगणितीय विवेचन का अभाव, चरम मूल्यों की अपेक्षा, चरम मूल्यों की अपेक्षा। ऑप्शन डी ऑल। बताओ दोस्तों बहुलक का क्या दोष है, अनिश्चित व अस्पष्ट है, बिल्कुल है, मैंने पहले बता दिया। बीजगणितीय विवेचन नहीं होता बहुलक का, बिल्कुल नहीं होता। चरम मूल्य की ये भी दोस्तों अपेक्षा करता है, चाहे ज्यादा बार आ जाना चाहिए आपका तो, और चाहे चरम मूल्य कितने हो 100 500 कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसके। तो दोस्तों उपयुक्त सभी आ जाएंगे, अनिश्चित है, बीजगणितीय विवेचन का अभाव है, और चरम मूल्यों की अपेक्षा। तो दोस्तों ये सभी क्या है, बहुलक के क्या है, वो है दोष है। और क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिख लो बढ़िया सा, यदि किसी बंटन में x बार छोटा है, m छोटा है, z हो तो। अब बता दो क्या होगा, x बार छोटा आ रहा है, m बीच में आ रहा है, z बड़ा आ रहा है, तो क्या होगा। ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों, कौन सा बंटन होगा ये दोस्तों। पहला तो लिखेंगे सममितीय बंटन, बी लिखेंगे दोस्तों असममितीय बंटन,
सममितीय बंटन, असममितीय बंटन। और ऑप्शन सी लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी लिखो दोस्तों, सममितीय बंटन जिसका सममितीय, लिखो दोस्तों, लिखो दोस्तों, सममितीय बंटन जिसका दायां भाग लंबा हो। और एक ऑप्शन लिख दो दोस्तों, सममितीय बंटन जिसका बायां भाग लंबा हो। लिखो दोस्तों, असममितीय बंटन लिखो, चलो असममितीय बंटन जिसका दायां भाग लंबा हो। और एक में लिख लो दोस्तों डी में, असममितीय बंटन जिसका बायां भाग लंबा हो। अब बताओ दोस्तों कौन सा होगा। भाई साहब समांतर माध्य छोटा हो रहा है, बड़ा होता तो धनात्मक हो ही जाता है, छोटा हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक बंटन है। और ऋणात्मक कौन सा होता है दोस्तों, जिसका बायां भाग क्या होता है, वो लंबा होता हो। जिसका बायां भाग दोस्तों लंबा हो गया, समांतर माध्य छोटा होने का मतलब ही यही हो गया। भाई आपको बताए थे ना, ऐसा बंटन, इस प्रकार का यदि बंटन है, यदि ये लंबा है तो दोस्तों हमेशा आपको पता है जेड यहाँ समांतर मध्य जेड यहाँ है और आपकी मध्य का यहाँ नहीं है, समांतर मध्य इधर जा रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है तो ये बड़ा वाला ये आ जाएगा। और यदि बंटन आपका दोस्तों इस प्रकार है, इस प्रकार है, ये बड़ा हो रहा है तो आपको पता है इस साइड में समांतर मध्य अपना स्थान लेगा, बड़ा हो जाएगा, मध्य के बीच में आनी है और जेड इस पीछे आना है। तो दोस्तों तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इस साइड में दोस्तों छोटा हो जाएगा क्योंकि बायां भाग क्या आ रहा है, लंबा हो रहा है, ऋणात्मक बता रहा है। तो दोस्तों इसमें भी छोटा दिखा रहा है और ये छोटा कब होता है, जब बायां भाग लंबा होता है। दायां भाग लंबा होता है तो दोस्तों ये बड़ा हो जाता है। अरे जिधर ये मुंह फाड़ लेता है ना वो बड़ा होता है, ध्यान रखना। ये भी पता है कि नहीं पता आपको इतने दिन हो गए मैं तो भूल गया, भाई आपको पता होगा, जिधर ये मुंह फाड़ लेता है ना ये बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसने तो मुंह फाड़ा ही नहीं, इसने तो इसको छोटा कर दिया बेचारे को। समान छोटा कब होता है, जब इधर वाला भाग क्या हो, बायां भाग क्या हो, लंबा हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाना है। जब आपका बायां भाग लंबा हो तो दोस्तों ये बंटन होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत ही मोस्ट क्लास थी, बहुत ही हंसते हंसते आराम से नॉर्मली होके करवाए। जितना टॉपिक दोस्तों हार्ड होता जाता ना, जितना टॉपिक हार्ड होता चला जाता ना, मैं आराम से रिलैक्स हो जाता हूँ। और जितना टॉपिक इजी होता है, थ्योरी आता है, तो मैं एकदम बोरिंग सा हो जाता हूँ। तो जितना टॉपिक हार्ड आता है मुझे मजा आता है पढ़ाने में। दोस्तों अपन क्या हार्ड को इजी करने वाले हैं दोस्तों, इजी तो सारी दुनिया ही पढ़ती है, हार्ड जो पढ़ाई कुछ अलग पढ़ाई, अलग हटके पढ़ाई लीक से, उसी में तो दोस्तों मजा है। इजी तो सभी पढ़ाते हैं, अपन तो हार्ड से शुरुआत करते हैं, अपन शुरुआत उल्टी करते हैं। लेकिन अपनी सीधी बात यह है कि अपना हार्ड को इजी बनाने की जो कला है ना वो अपने में है, हार्ड को इजी अपन बना देते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप सभी से मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे दोस्तों।